नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। आप देख रहे हैं आधी दुनिया पूरी बात। इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं इस बार आपके लिए ऐसी खास शख्सियत जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल मानी जाती हैं। जब एक स्त्री घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ स्वयं सशक्त नहीं होती बल्कि एक पूरे समाज को सशक्त करती है। वो कैसे कि अब जो सोशल मीडिया है उसको भी उन्होंने अपना साथी बनाया है और उसके ज़रिए लोगों को जागरूक करती हैं, अपराधों पर नज़र रखती हैं। तो अपराधों से हमें कैसे बचना है, आम लोगों को कैसे बचना है, उनसे कैसे डील करना है, इसकी जागरूकता फैलाना भी उन्होंने अपने फ़र्ज के तौर पर लिया है और उसकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही हैं। इसके साथ ही हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए वो एक रोल मॉडल है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरती सिंह तंवर। एसआई आरती सिंह तंवर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। आरती सिंह तंवर के बारे में खास बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। वो इसलिए क्योंकि युवा जो एक बड़ा तबका बेरोज़गार है और एसआई बनना जो लोग चाहते हैं, लाखों की संख्या में राजस्थान में हम देखते हैं अभ्यर्थी जो है हर बार एसआई की परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन कब क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इसको लेकर भी उनको जागरूक करने का काम कर रही हैं आरती जी। आरती जी, आपका स्वागत पत्रिका के इस मंच पर। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि पुलिस जो है, पुलिस होना एक महिलाओं के लिए एक तरह से हम ये माने कि रोमांचक होता है पुलिस होते हुए देखना। आम लोग भले ही डरते हैं, लेकिन एक लड़की के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे लिए एक रोमांच होता है। तो आपके लिए ये रोमांच कब हुआ? सबसे पहले तो तस्नीम जी, मैं आपका और पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आज मुझे आपके माध्यम से आपसे जुड़े हुए दर्शकों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, तो मैं 2 शब्दों में आपके सवाल के साथ ही मुझे बंदा बैरागी जी याद आ गए। कहते हैं, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर ये सब करना, निष्कलंक रहकर ये सब करना। बिल्कुल। तो पुलिस होना, जैसे हम बचपन में देखते हैं, हर महिला के लिए तो, हर बच्चे के लिए तो एक चार्म होता है, लेकिन आम आदमी की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि पुलिस में जाना है या पुलिस वाली है। तो समाज में भी ये होता है। तो किस तरह से ये चीज़ों को डील करती हैं आप? इसका मैं बहुत बड़ा रीज़न मानती हूँ भारत के अलग अलग पड़ावों का। एक समय था, क्योंकि पुलिस इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिशर्स के समय पर, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए पुलिस बनाई गई थी। लेकिन अब पुलिस का जो चेहरा है वो बदल चुका है, जो कोविड के दौर में हमने बहुत अच्छे से देखा भी है। इससे पहले लोग शायद इतने करीबी से देख नहीं पाते थे जब तक आपका उनसे कोई काम नहीं होता था, लेकिन अब पुलिस का वो दूसरा चेहरा भी लोगों के सामने आया है। और वास्तविकता यही है जो अब सबके सामने है। पुलिस लोगों की सहायता के लिए है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, ना कि आपके सामने समस्या खड़ी करने के लिए। तो अब वो लोग चेहरा पहचानने लगे हैं और मुझे लगता है कि अब जो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हम कर रहे हैं उसे लोग समझने भी लगे हैं। और अब तो बहुत दोस्ताना माहौल है हमारे और सामान्य लोगों के बीच। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से अक्सर लोग डरते हैं। पुलिस की भी हम बात करें तो अक्सर वो इसका इस्तेमाल ना करने या सीमित करने का जो है वो, यहाँ पर अगर हम साइबर क्राइम की उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो लेकिन हम आज के ज़माने में हम जब देखते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ऐसी शख्सियत हैं पुलिस में जो इस सोशल मीडिया के साथ में फ्रेंडली है और साथ ही इसका जो क्या यूज़ होना चाहिए, लोग मिसयूज़ करते हैं, क्या यूज़ होना चाहिए, आप ये बताते हैं। तो सोशल मीडिया के साथ फ्रेंडली होने को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है, राजस्थानी में हमारे कहावत है तस्नीम जी के, भाग्या कौन सर है, भोग्या सर है। तो भागने से कुछ नहीं होता, समय के साथ चलना ज़रूरी है और समय की जो डिमांड है उसे समझना भी ज़रूरी है। तो वक्त है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, लैपटॉप का, मोबाइल का। तो जब इसका समय है तो इससे डरने या भागने या सीमित होने के बजाय मुझे लगता है हमें ज़्यादा ज़रूरत है इसको बेहतर समझने की। आज की तारीख में हम देखते हैं मोबाइल हर दूसरे हाथ में है, लेकिन उसके पूरे फीचर तक किसी को नहीं पता। हम हमारे ही फ़ोन की सारी सेटिंग्स तक नहीं जानते हैं। तो डरने के बजाय मुझे लगता है आपको इन टेक्निकल चीज़ों से फ्रेंडली होना चाहिए और इनको समझना चाहिए। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया है, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर इंटरनेट की पूरी दुनिया, हमें ज़रूरत है इसको समझने की
और सीमित भी होना है तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा एक बड़ा थिन सा डिफरेंस है जिसके इस पार या इस पार किस तरफ हमें कब होना है ये समझना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया का जो प्रयोग करना है इसको आप सकारात्मक रूप में प्रयोग कीजिए, सारी दुनिया कर रही है प्रयोग में, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप इसको इन जनरल नहीं ले सकते कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और आप इसको समझना भी नहीं चाहते, आपको समझना पड़ेगा। आपकी दोस्ती कब हुई, कब आपको लगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आम जन तक पहुंचा जा सकता है? सोशल मीडिया पर मैं खुद बहुत एक्टिव तो नहीं थी, लेकिन थानों पर काम करने के दौरान पिछले 10 साल में मैंने देखा कि जब लोग शिकायत के लिए आते हैं तो लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें जो आमजन की है वो नहीं पता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, जब आप शिकायत करने जाते तो शिकायत लिखनी कैसे है? आप पुलिस को अपनी बात बताएंगे तभी तो पुलिस आपकी समस्या समझ पाएगी। पुलिस कोई जादूगर तो है नहीं। तो जब आप शिकायत लिख के देने जा रहे हैं और आपको शिकायत है लिखनी नहीं आती, जब कोई कार्रवाई की जा रही है आपको बेसिक धारा में क्या कार्रवाई की जाएगी ये नहीं पता, और जब रात दिन इसी तरह के लोग आते थे तो मुझे अपने आप में लगने लगा कि किस तरह लोगों की सहायता की जा सकती है और उन्हें ये जानकारी दी जा सकती है। और फिर मुझे ख्याल आया सोशल मीडिया का, और पहला मैंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर, पुलिस हेल्प ऑन यूट्यूब, ताकि मैं लोगों को उसके माध्यम से पुलिस से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो दे सकूँ कि पुलिस से जब आपका काम पड़ता है या आपको एक FIR लिखनी है या जो बेसिक कार्रवाई है वो क्या होती है और किस तरह आप उससे फ्रेंडली हो सकते हैं। और इसका फीडबैक किस तरह से मिला आपको, क्या फीडबैक रहा इसका? इसके फीडबैक के लिए फिर से वही चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। और कारवा इतना बनता गया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस बात को लेकर, लोगों ने सीखना शुरू किया। और ये शुरुआत करने के साथ एक नई मुहिम शुरू हुई बच्चों को गाइड करने की, क्योंकि ज़्यादातर मुझसे जो जुड़े वो युवा था। युवा जो साइबर अपराधों का शिकार तो हो ही रहा था, पर कहीं ना कहीं वो अपने करियर की एक राह ढूंढ रहा था, और उन्हें हमने फिर गाइड करना शुरू किया सोशल मीडिया के ही माध्यम से। और आज जैसा कि अभी आपने बताया लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, और वो भी जानकारी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। यहाँ हम एक दिशा की बात कर रहे हैं कि पुलिस में होते हुए एक नई दिशा दे रही हैं, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का काम आरती जी कर रही हैं। और इसके साथ ही अब जो अपराध से पीड़ित हैं वो पीड़ित पुलिस तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, पुलिस थाने गए हैं तो किस तरह से कोई एप्लीकेशन लिखे, किस तरह से FIR दर्ज करवाते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर दी जा रही है। तो आरती जी, क्या कभी कोई मुश्किल आई इस पूरे सफ़र में आपके साथ? मुश्किल तो नहीं कहूँगी मैम, सकारात्मक रहा सब कुछ। हाँ, ये ज़रूर है, पुलिस में होने के नाते कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी, और मुझे लगता है वो सही हैं, होनी भी चाहिए। जैसे कुछ अदर स्टेट्स की बात करूं तो अगर पुलिस ही चौराहे पर वर्दी में नाचने लगेगी तो कैसा लगेगा। आप कानून व्यवस्था बनाने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं हैं। तो एक सकारात्मक प्रयोग जो सोशल मीडिया का हो सकता था, वो सीमा बनाए रखना बहुत मुश्किल भी है। जब आप जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको ओपन होना पड़ता है हर तरह के सवाल को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर उसका एक पॉजिटिव आंसर देने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए। तो थोड़ा मुश्किल तो रहा, पर साथ रहा, बहुत सकारात्मक लोग साथ में जुड़े और सब अच्छा ही होता गया। तो ये वही बात हुई कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, इसका आपने पूरा ख्याल रखा यहाँ पर। अगर हम युवाओं को, जो आप बता रही हैं कि किस तरह से वो अपने SI का एग्ज़ाम है या किसी भी तरह के एग्ज़ाम को किस तरह से फाइट करें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से उसको आगे बढ़े कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में, तो इसको लेकर किस तरह का फीडबैक आपको मिला? फीडबैक इसमें बहुत अच्छा ही रहा। इवन मैं कहूँगी कि मेरे विभाग में भी मुझे अधिकारियों ने बहुत सकारात्मक लिया, उन्होंने सपोर्ट भी किया, क्योंकि साइबर अवेयरनेस टाइम वक्त पर हमारे मुख्यालय से भी इस मामले में दिशा निर्देश निकलते रहे हैं कि आप साइबर को लेकर लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं वो करें। महिलाओं को, बच्चों को, जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको अवेयर करें ताकि वो इसका शिकार कम से कम बने। और साइबर के फील्ड में काम करते करते ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया
कि एक शिकायत, एक घटना होने के बाद, एक शिकायत होने पर और शिकायत होने के बाद अनुसंधान और फिर उसका फाइनल कंक्लूजन आने तक एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें समय लगता है। लेकिन अगर हम वक्त रहते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर देते हैं, अगर हम वक्त से लोगों को बता देते हैं कि इस तरीके से ये अपराध वर्तमान में हो रहा है या अपराधियों ने ये नया तरीका निकाला आपको बेवकूफ़ बनाने का और लूटने का, अगर उन्हें पहले से पता है तो मुझे नहीं लगता कोई भी जानबूझकर उसमें फंसेगा। तो जितना ज़्यादा हम जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और मुझे तो लगता है जितनी जानकारी आपको, अगर आप शिकार भी हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि बाकी आपके आसपास के लोग तो समझ पाएं कि इस तरह से एक अपराध वर्तमान में हो रहा है और इसके शिकार हम ना हों। बिल्कुल, अपराधों को लेकर जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हम पुलिस की बात करें तो अमूमन जिस थाने में तैनात रहते हैं वहाँ के लोग उनको जानते हैं या वहाँ जाने वाले जानते हैं। आपके हम बात करें तो आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि जयपुर के बाहर भी आप कहीं जाते हो, लोग पहचानते हो या लोग आपके पास आते हो कि अच्छा आप वही आरती सिंह तंवर जी हो जिन्हें हम सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं? क्या ऐसा कुछ? मैम, ऐसा तो मैं कहूँगी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या पर्सनल विजिट के दौरान राजस्थान के कई ज़िलों में या राजस्थान के बाहर भी जब मेरा जाना हुआ, बल्कि उत्तराखंड, बेंगलोर में, अलग अलग स्टेट्स की बात करूँ तो नेशनली इतने लोग जुड़ चुके हैं कि जब जाती हूँ तो इवन एयरपोर्ट पर भी लोग पहचान लेते हैं कि आप आरती मैम है, वाइल चेकिंग माय आईडी, क्या आप वही आरती मैम है जो राजस्थान पुलिस में तैयारी करवाते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं वही आरती मैं हूँ। तो अच्छा लगता है जब लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब वो मेरे काम की तारीफ़ करते हैं कि आज आपकी वजह से हमें ये जानकारी है, या आपकी वजह से हमारे घर का ये बच्चा मोटिवेट होकर मैम तैयारी कर रहा है, हम आपके थैंकफुल हैं। और मैम मैं आपको बताऊँ, काफ़ी जब बच्चे ट्रेनीज मुझे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैम आपके गाइडेंस की वजह से हमने तैयारी की थी और आज हम राजस्थान पुलिस का हिस्सा हैं, मैं वो खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कोई एक वाकया जो याद आता हो आपको इस वक्त की आपको आपके फॉलोअर्स ने फॉलो किया हो? अरे मैम, एक किस्सा बिल्कुल आपके कहते ही मुझे रिकॉल हुआ। मैं 2020 में कुंभलगढ़ विजिट पर थी, इट वाज अ पर्सनल विजिट, और उस दौरान एक स्कूटी ने मुझे फॉलो किया और अचानक से ओवरटेक किया। मुझे बहुत गुस्सा भी आया एक बार के लिए कि ये कौन सा तरीका है कि आपने सडन कट मार के और ओवरटेक किया है। जब मैं गाड़ी से उतरी तो वो बच्चा बहुत इमोशनल था, तो मैं मेरा गुस्सा तो बिल्कुल भूल गई। यानी ही वाज लाइक, आप आरती मैम है, मैंने आपकी गाड़ी देखी, और उस बच्चे ने मुझे स्कूटी से 10 किलोमीटर तक फॉलो किया, और गाड़ी रोकने के बाद में उसका एक रिजॉर्ट था कुंभलगढ़ में, उसने बहुत जिद की कि आपको चलना ही पड़ेगा। उसके इमोशंस की वजह से मैं मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर पीछे लेकर गई, हमने वहाँ चाय पी, और उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैम रिजॉर्ट था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको देखकर मैंने फिर से तैयारी शुरू की सब इंस्पेक्टर की, और मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ इस बार। तो वो एक बहुत खूबसूरत सा पल था, भूल नहीं सकते। मतलब जो उम्मीद छोड़ चुके थे उनको फिर से उम्मीद आपने दी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर हम कहेंगे। तो इसके अलावा क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको मैसेज करके यूट्यूब पर या इंस्टा पे ये कहा हो कि मैम बहुत दिनों से आपका कुछ नया वीडियो नहीं आया, या मैं क्या करूँ, इससे आगे का मैं तैयारी को लेकर इंतज़ार कर रहा हूँ? ऐसा क्या कभी लगा कि आपसे देरी हुई हो अपलोड करने में और आपके पास मैसेज आए हों कि अब तक आपने नया वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया? मैम ऐसा तो लगभग होता है, ऐसा नहीं कि कोइंसिडेंसली या कभी होता हो, अक्सर होता है। मेरे वीडियोस पर जो मोस्ट ऑफ कमेंट होते हैं वो बच्चों के यही होते हैं कि मैम मेरा ये टॉपिक पूरा हो चुका है, अगला सब्जेक्ट कौन सा तैयार करना है, और कभी ऑफिशियली बिजी होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे ये कहते हैं कि मैम अब हमें आगे क्या करना है पता ही नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, ये टॉपिक मेरा पूरा हो चुका है। अब हम साइबर अपराधों की बात करें तो अब क्या देखती है कि साइबर अपराध कितने बड़े हैं? मैम समय ही अब साइबर अपराधों का है, वर्तमान भी और भविष्य भी। डार्क वेब की तो हम बात ही छोड़ दें, जो नॉर्मल दुनिया है, ऐसे अपराध हो रहे हैं कि टेक्निकली लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ क्या हो गया। वो समझते हैं उससे पहले तो घटना घटित भी हो जाती है। रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स तक के साथ में, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ सेक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे मैंने इस पर भी एक सीरीज़ डाली थी, लोग वीडियो कॉल लेते हैं, ऑल ऑफ सडन किसी के पास वीडियो कॉल आया तो लोग सोचते ही नहीं है, अनजान नंबर को रिसीव करने से पहले लोग इतना फ़ोन फ्रेंडली हो चुके हैं कि वो सोचना बंद कर चुके हैं। फ़ोन आया और तुरंत उठाया, हेलो।
आपको सोचने की ज़रूरत है कि एक अननोन नंबर से आपके पास कॉल क्यों आया है, पहली बात। और कॉल तो छोड़िए, अब ये वीडियो कॉल है एंड यू आर रिसीविंग इट, और आपने बिना सोचे समझे उठाया और आप देख रहे हैं कि एक नेकेड लड़की उसके सामने है। आप देखते समझ पाते, इससे पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है वो, और अब आपके पास कॉल आता है कि आपकी वाइफ को, आपके रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजा जाएगा, नहीं तो आप इतना अमाउंट हमारे पास भेजिए, और लोग भेज रहे हैं। तो इन अपराधों से बचने के लिए लोगों को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए? जैसे हमने सेक्सटॉर्शन की बात करी, तो इसी में मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि आपको अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव नहीं करनी है। वीडियो कॉल मान लीजिए रिसीव करना ज़रूरी है, अगर 4, 5, 10 बार कॉल, अगर आपको लगता है कि आपका कोई करीबी है जो फंसा हुआ हो सकता है और इसलिए आपको फ़ोन कर रहा है, तो एक सीधा सा तरीका होता है, आपका जो फ़ोन है इसका फ्रंट कैमरा आप लीजिए और फ्रंट कैमरे पर एक अंगूठा रखिए, आपका थंब रखकर, और आपको फ़ोन रिसीव करना है। अब सामने वाला जो भी दिखाने वाला है वो आपको नज़र आएगा, लेकिन आपका जो वीडियो है वो उसके पास नहीं जाएगा। इतना भी अगर आप अवेयर होंगे तो आप ऐसी घटनाओं के शिकार नहीं होंगे। ऐसे ही हर प्रकार के साइबर क्राइम को लेकर एक बचने का तरीका भी है। इसका अगर बचने का, सारे अपराधों से बचने का कोई तरीका है तो वो है लेटेस्ट साइबर क्राइम को लेकर अवेयर रहना, उस टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली रहना। जैसे आपका अकाउंट हैक होने की शिकायतें आती है, अगर आप अकाउंट को पहले से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखकर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो कैसे कोई हैक कर लेगा। ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी इनफ सिक्योर है। कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी होती है मैम। पैसों के लिए कहते हैं फ्रॉड हो गया, OTP ले लिया, आपने उसे OTP दिया है जी, और फिर आप पुलिस के पास शिकायत लेकर जा रहे हैं। पुलिस तो रिपोर्ट भी करेगी, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, लेकिन अगर आपको ये पहले से पता होगा कि OTP देना ही नहीं है तो इतनी बड़ी घटना होगी ही नहीं। और फ्रॉड चाहे 10 रुपए का है चाहे 10 लाख का है, फ्रॉड होता है। पुलिस तो अपना काम करेगी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसमें इतनी एनर्जी लगती है मैम। जैसे कहते हैं कि कई बार पुलिस वाले हैं शिकायत नहीं ले रहे या ऐसा नहीं हो रहा, हम एक्सेप्ट करते हैं कि पुलिस में हो सकता है जनरलाइज कंप्लेन हो, लेकिन जिसके 1000 रुपये भी गए हैं वो उसने कितनी मेहनत से कमाए हैं वो जानता है कि मेरे लिए वो 1000 रुपये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आपको सिर्फ पुलिस को दोषारोपण करने के बजाय खुद भी ये समझना पड़ेगा कि आपके अकाउंट के 1000 रुपये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसको आपको सिक्योर रखना पड़ेगा। आज के समय में आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपको उन्हें सिक्योर भी तो रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर रही हूँ और फिर उसके जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उसको फॉलो भी ना करना चाहूँ। तो हमें खुद को थोड़ा जिम्मेदार तो होना पड़ेगा और उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो जो हैं अभी भी YouTube और Instagram पर हैं आरती जी के, जिन्हें देख के आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से इन साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। साइबर अपराध में सबसे बड़े एक अपराध की जो हम देखते हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और महिलाएं ऐसी हम मानते हैं नागरिक जो शिकायत भी नहीं कर पाती। तो महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि एक हमारा मैम समाज ने बना रखा है ऐसा ही सिस्टम, अगर एक ही घटना में एक मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इन्वॉल्व है तो ये मान लिया जाता है कि महिला की ज़्यादा बदनामी होगी, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस सोच से बाहर आइए। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो उस घटना के बाद आपको डरना नहीं है। हम डर जाते हैं, इमेज खराब हो जाएगी, घर वाले क्या सोचेंगे, और इस वजह से सामने वाला हमें और डराता है और हम डरते ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये डरना बंद कीजिए। उसके बाद में आपको सोचना है, समस्या आप बहुत सोच चुके हो और तनाव ले चुके हो, अब आपको समाधान सोचना है कि जो बात हो चुकी है उससे आपको निकलना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी सेक्सटॉर्शन के बारे में ही बताया, अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है और बहुत सीनियर महिलाओं के साथ में ऐसा हो चुका है, तो अगर आपके साथ कोई घटना होती है या कोई पुरुष आपकी फेक आईडी बना रहा है या किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस डर से बाहर आइए। सबसे पहले आपके घर वालों से इस बात को शेयर कीजिए। आप घर वालों को ही नहीं बताते, आपके पेरेंट्स से शेयर कीजिए। आपको लग रहा है पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके भाई बहनों से शेयर कीजिए, आपके दोस्तों से शेयर कीजिए जो आपकी बात को समझ सके। और कोई नहीं समझ सकता तो हम समझते हैं हमेशा, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप थाने नहीं जाना चाहते हैं तो एक हेल्पलाइन है हमारी 1090, आप 1090 पर कॉल कीजिए। महिला गरिमा हेल्पलाइन है। 48 घंटे के अंदर पुलिस इस रिपोर्ट पर काम करके आपके अपने सीनियर्स को रिपोर्ट भेजती है। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सा नंबर है 1090 1090, हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाइए। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए
पुलिस का इमरजेंसी नंबर जो है हेल्पलाइन, इसको तो आप रखें ही। आपका फ़ोन है, कभी आप कहीं अटक गए तो इतने ऐप आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको 2 बार पावर बटन क्लिक करना है और आपके पास में पुलिस पहुंच जाएगी। हमेशा आपके फ़ोन में इमरजेंसी नंबर से इनको सेव करके रखिए। कुछ SOP हैं महिलाओं के लिए, जैसे हम अक्सर बताते हैं, उनको हम बेसिक सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। तो आप इन बेसिक चीज़ों पर बीइंग अ फीमेल काम करके घर से निकलिए। ऐसा मत सोचिए कि घर से निकलना ही नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। घर से निकलना है लेकिन प्रिकॉशन लेके निकलना है। और सेम सोशल मीडिया का है, जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, जैसा मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। मैम, इतना पब्लिक फिगर होने के बाद भी मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा, मेरे व्यूवर्स को भी ये बात पता नहीं होगी, मैं हमेशा अपलोड में गैप रखती हूँ। अगर मैं कुंभलगढ़ में हूँ तो मैं कुंभलगढ़ में रहते हुए चीज़ों को अपलोड नहीं करती हूँ। मैं अगले 5 दिन 7 दिन बाद, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो वो अपडेट 5 दिन बाद मिलेगी। आप दिल्ली में उस जगह पहुँचेंगे तब तक मैं वहाँ नहीं हूँ। एग्जैक्ट अपडेशन मत दीजिए दुनिया को। मैं खुद सोशल मीडिया पर होने के बावजूद आपसे ये कह रही हूँ कि एग्जैक्ट अपडेशन कभी मत दीजिए। आपके घर के चप्पे चप्पे को मत बताइए। आपको ये समझ में आना चाहिए सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो कितना बताना और कितना नहीं बताना है। यहाँ अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है। सीमा जिसके इस पार आप सुरक्षित हैं तो दूसरी ओर आप असुरक्षित भी हो सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए अक्सर हम पुलिस वालों से भी बात करते हैं आरती जी, तो वो यही हमेशा सलाह देते हैं कि आप फेसबुक यूज़ ना करें या कम यूज़ करें, उस पर जाए ही ना। आपने इंस्टाग्राम यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, टीनेज बच्चों के लिए ख़ास तौर से बोलते हैं। जबकि आज हम इसके बिना अपने जीवन जो है वो सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, इंटरनेट को बेसिक सेवा माना जाता है और घोषित किया जा चुका है कि पानी बिजली की तरह ये भी बेसिक सेवा है। तो टीनेज बच्चियां जो है, जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं लगातार फ्रिक्वेंटली, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो ये राय दी जाती है कि अगर कोई लड़का आपको बाहर निकलने पर परेशान करता है तो बाहर ही मत निकलो, कॉलेज मत जाओ। ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम पर अगर ऐसी हरकत होती है, कोई आपको परेशान करता है, या सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता है, तो आप उसे यूज़ ही मत करो। आई थिंक दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। ये भागना हो। सीधा सा तरीका है, आप जिसे यूज़ कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को समझ लो। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं और आप कोई पब्लिक फिगर नहीं है, अभी आप अपने लर्निंग स्टेज में हैं, तो आपका जो यूज़ है वो बहुत लिमिट होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अपने करियर को सेटल करना है, आपको अभी पढ़ना है, तो वो लिमिट में होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना आपकी पढ़ाई अटक सकती हो। आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, पॉजिटिवली करना है, जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रहे हो तो जो अभी आपका पढ़ाई का दौर है तो एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं तो आपके रिलेवेंट चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स को कर सकते हैं, न्यूज़ को कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अननोन लोगों से बात करने से बचो, क्योंकि बहुत से लोगों का साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो लोगों का क्राइम करने का प्लेटफॉर्म क्या है? इंटरनेट जी। तो इंटरनेट पर यूज़ करने का तरीका तो आपको सीखना ही है, अनजान लोगों से बचना है। ये एक मुख्य चीज़ है। अगर आप अननोन लोगों से जुड़े हुए नहीं हो, आपके नोन ही सारे हैं, तो आपको कौन परेशान करेगा? फेक आईडी भी कैसे बनेगी अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो, और कोई अननोन आदमी नहीं है तो? और अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए बस एक शिकायत करवानी है, शिकायत करने से नहीं डरना है। बिल्कुल। हम फिर से लौटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले आपके फॉलोअर्स की तरफ। तो क्या ऐसा भी तो होता है कि 10-10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, अपने मतलब दिन का ज़्यादातर हिस्सा, 24 घंटों का ज़्यादातर हिस्सा जो है पढ़ने में ही लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या आप मानती है क्या कुछ कमी रह जाती है? मेरा ये मानना है मैम कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान अपनी सक्सेस से ज़्यादा अपने फेलियर से सीखता है। अगर आपने फेलियर फेस किया है तो आप उस सक्सेस की कीमत सबसे बेहतर जानते हैं। अगर कोई कमी रही है तो पहली जो ज़रूरत है वो है आपको उस कमी पर काम करने की, कि मेरे पिछले अटैम्प्ट में क्या कमी रह गई थी, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे शुरुआत ही गलत करते हैं। सीधे आप गए और कोचिंग में एडमिशन ले लिया कि मैं तो अभी से कोचिंग ले रहा हूँ और अब बस जो होगा वो मेरा ही सिलेक्शन होगा, हम ही टॉप करेंगे। तो कोचिंग में देखिए, अगर हमें इंग्लिश में टेंस सीखने हैं तो टेंस सीखने से पहले आपको ABCD आनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को अक्सर ये राय देती हूँ, अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसके सिलेबस पर काम कीजिए। हर पब्लिक सर्विस कमीशन, हर गवर्नमेंट एग्जाम लेने वाली एजेंसी
सबसे पहले एक सिलेबस जारी करती है एग्जाम के लिए। आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे एग्जाम में प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ के समझा जाता है, तब आप सही जवाब लिख पाते हैं। आप सवाल ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर कैसा लिखेंगे आप ही जानते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है ये नहीं समझेंगे तो आप सही दिशा नहीं समझ पाएंगे। आप सिलेबस को समझिए, 2 दिन 5 दिन दीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जब आप अखबार भी खोलेंगे तो आपको पता होगा कि ये वाली न्यूज़ है, ये मेरी एग्जाम के करंट अफेयर से रिलेवेंट है। इसलिए सबसे पहले आप काम कीजिए बेसिक्स पे। जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आप खुद एक बार बैठ के पढ़िए, खुद से पढ़िए, फिर आप किसी कोचिंग में जाने का सोचिए। कोचिंग वाले मुझसे नाराज़ होंगे, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स पर काम करना चाहिए, चाहे थोड़ा वक्त लगे। जी आरती जी, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हवाई जहाज़ का एक उपयोग है कि वो हवा में उड़ सकता है, अगर हम उसको सड़क पर लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इसका सही इस्तेमाल क्या है, ये मैसेज 2 लाइनों में। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है पॉजिटिवली यूज़ करना उसे। जो पॉजिटिव मैसेज आप या तो दुनिया को कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल, या जो कुछ आपको आता है और आपको लगता है बाकी दुनिया को मैं सिखा सकता हूँ, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। और डरिए मत सोशल मीडिया से, इससे फ्रेंडली होना ज़रूरी है। फ्रेंडली हो जाइए। बिल्कुल फ्रेंडली होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नए ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाने वाली बात है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे बेहद काम की चीज़ है। तो उसी तरह से हम इसको करियर गाइडेंस के तौर पर काम में ले सकते हैं। अपराधों के प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है, इसकी हमें जानकारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो हम उसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और काफ़ी कुछ है एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, और बाकी जो जानकारियाँ हम वहाँ से चाहते हैं। तो आरती जी जो हैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हम कहेंगे सोशल मीडिया की, पब्लिक फिगर हैं, और सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना चाहिए हम इनके सारी वीडियोस देखकर यहाँ समझ सकते हैं। ये सिर्फ पुलिस होने का दायित्व ही नहीं निभा रही, बल्कि एक नागरिक होने का यहाँ दायित्व निभा रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक स्त्री जब बाहर निकलती है तो सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करती, वो पूरे समाज के लिए एक बड़ा काम करती है। तो आरती जी हमारे लिए इसी तरह से जागरूकता का काम, आगे भी आप हमें जागरूक करते रहे, हम आपको फॉलो करते रहें। इसी स्नेह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।